नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का बड़ा बयान सामने आया है। लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। गोविंद देवगिरी ने ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। 14 करोड़ की चोरी की जो खबर सामने आई वो फर्जी है। तो गोविंद देवगिरी की तरफ से ये साफ कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, अयोध्या प्रकरण के बीच ये बड़ा बयान गोविंद देवगिरी का इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने ये साफ कहा है, इस बात का जिक्र किया है कि 14 करोड़ की चोरी की खबर फर्जी है, लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद देव, उनका बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 14 करोड़ की चोरी की खबर फर्जी है और लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। और अगली खबर आपको अयोध्या से ही बता रहे हैं, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक में चंपत राय की वापसी पर विचार हो सकता है। ये जानकारी सामने आ रही है इस वक्त। संभावना है कि बैठक में इसकी मांग उठे, ये कहना है मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास का। कमल नयन दास ट्रस्ट की बैठकों में विशेष सदस्य के तौर पर बुलाए जाते हैं। आज एक सवाल के जवाब में उन्होंने चंपत राय की वापसी की संभावना पर विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि 6 जुलाई को हुई बैठक में कोई भी सदस्य चंपत राय का इस्तीफा नहीं चाहता था। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी, जहां उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 6 जुलाई को हुई बैठक में कोई भी सदस्य चंपत राय का इस्तीफा नहीं चाहता था। माननीय चंपत जी का इस्तीफा आया उस समय मैं था, जितने भी सदस्य थे कोई भी इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं था। नहीं मालूम होगा, चंपत जी का हम इस्तीफा नहीं मानेंगे। तो ट्रस्ट के ही सदस्य चेन्नई के वकील साहब, उन्हें कहा नियमता यह है, सदस्य कोई इस्तीफा देता है मानने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप स्वीकार हो जाता है। इस बात पर सभी लोग चुप हो गए। शेष जितने सदस्य थे वो चंपत राय जी के इस्तीफे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्या उन्हें दोबारा आप लोग बुला सकते हैं? क्या होगा, हमने इतना कार्य किया है, कौन मिलेगा ऐसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ? पूछ रहे थे कि आप लोग बिल्कुल विचार होगा। हम तो उसी दिन इस्तीफा के लिए कोई नहीं तैयार हो रहा था। नहीं, बैठक में क्या अब देखा जाएगा। आप सदस्य हैं। हम लोग का विचार है कि चंपत जी रहे, बस यही। अच्छा, तो आप लोग इसमें मांग रखेंगे, बात उठाएंगे? हो सकता है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर संत समाज की ओर से एक बार फिर आवाज तेज हो गई है। बता दें, चित्रकूट पीठाधीश्वर महंत सच्चिदानंद महाराज के आह्वान के बाद कई संतों और अखाड़ों ने कार सेवा की मांग उठाई है। संत समाज का ये कहना है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उदाहरण देते हुए मथुरा में भी मंदिर निर्माण की मांग दोहराई है। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े मामले फिलहाल आपको बता दें न्यायालय में लंबित है। संतों की इस मांग के बाद मथुरा का ये मुद्दा फिर से चर्चा में आ चुका है। अयोध्या के बाद अब मथुरा में भी सभी साधु संत चाहते हैं कि कार सेवा हो, क्योंकि 500 वर्षों के बाद में अयोध्या मंदिर मिला है। हमारे जितने भी सनातनी साधु संत हैं, पीठाधीश्वर हैं, आचार्य, महामंडलेश्वर हैं, सभी चाहते हैं कि मथुरा का मंदिर भी आज़ाद हो, क्योंकि जिस प्रकार औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा किया था, वह मंदिर आज़ाद होना चाहिए। ये हमारे साधु संतों की बहुत प्रबल भावना है। 9 अगस्त को साधु संतों ने, अखाड़ों के अध्यक्षों ने आह्वान कर दिया है, सभी साधु संत मथुरा आ रहे हैं। मथुरा का जो प्रकरण चल रहा है, मथुरा में कार सेवा जरूर होना चाहिए, सब संतों को एक होना चाहिए, मेरा पूर्ण समर्थन है। क्योंकि मुगलों ने तलवारों के जोर पर इस मंदिर पर कब्जा किया और मस्जिद का ढांचा बनाया, तो ऐसा ढांचा किस काम का?
और सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ है वहाँ मस्जिद किस काम की? अरे भगवान कृष्ण के मंदिर होना चाहिए वहाँ पर। और आज मुगलों ने कब्जा करके जो ढांचा बनाया है उसको जल्द से जल्द गिराना चाहिए, क्योंकि मथुरा में मस्जिद का कोई काम नहीं है और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। सारा सनातनियों का, हिंदू धर्म का ध्वजा आप सब मिल के जैसे फहराए हैं, इसी तरह श्रीधाम वृंदावन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ये मुसलमानों के कब्जा से हमें रिलैक्स कराना है। हमें तुरंत के तुरंत कार सेवा करना ही चाहिए। सारे संत महात्मा, शंकराचार्य, जगत गुरु, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, समस्त भागवताचार्य इकट्ठा होना चाहिए। सारा भारत का हिंदू संगठन इकट्ठा होके मथुरा में आकर ये मुसलमानों को कब्जा से ठाकुर जी के मंदिर को उद्धार करना है। देखिए 9 अगस्त को जो हमारे सभी साधु संतों ने आह्वान किया है क्रांतिकारी दिवस पे कि 9 अगस्त को जो कार सेवा होगी, उन्हीं सभी संतों का मैं समर्थन करती हूँ और मैं स्वयं भी चाहती हूँ कि मेरे बांके बिहारी जी को भी मैं उस दिन माखन और मिश्री का भोग लगाऊं। जिस प्रकार इन विधर्मियों ने तलवार के दम पे हमारे जन्मभूमि पे कब्जा किया, हम भी चाहते हैं उस दिन हमारे बांके बिहारी जी हमारे मुक्त हो उस ईदगाह से। और जिस प्रकार भव्य मंदिर बना है राम लला जी का, उसी प्रकार हमारे कृष्ण लला का भी मंदिर वो भव्य बने। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भव्य और दिव्य भगवान का मंदिर जन्मस्थली पर निर्माण हो। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस प्रकार से आज विधर्मियों के द्वारा, आक्रांताओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, वह मुक्त हो। इसके लिए समस्त विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को अब एक मंच पर आना चाहिए। देखिए, बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को पत्र भेजकर सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बता दें, मौलाना ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की आय का इस्तेमाल गरीबों, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण के लिए होना चाहिए। तो वहीं इस मामले में संबंधित वक्फ बोर्ड या अन्य पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार है। ये वक्त का जो मामला है ये सिर्फ खालिद शरई और मजहबी मामला है, मुसलमानों से मुताल्लिक। हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए ज़मीनें वक्फ की थी, उसका मकसद और मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों की तरक्की फलाह बहबूद के लिए खर्चा की जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। सब होने वाली जितनी भी आमदनी है वो चंद भूमाफिया और बिल्डरों के हाथ साठ गांठ करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया गया। कुशीनगर में राज्यपाल की अनुमति के बाद तमकुहीराज ब्लॉक प्रमुख अनुराध राय के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए गए हैं। आरोप है कि स्कूल और अस्पताल की भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के खेल मैदान बनवाया गया। जांच में मनरेगा और 15वें वित्त आयोग के धन के दुरुपयोग समेत कई आरोप भी सामने आए हैं। मामले की जांच डीएम से लेकर आयुक्त और सचिव स्तर के अधिकारियों ने की थी। टाइट मद के जो धन आते हैं उसको स्वच्छता और पेयजल के मद में हम खर्च कर सकते हैं, और अनटाइट मद में जो पैसे आते हैं उनको हम विकास के कार्यों में खर्च कर सकते हैं। साथ साथ ग्राम सभा मुनीपट्टी में एक शिकायत थी जिसमें कि ग्राम प्रधान से कुछ स्थानीय स्तर पे विवाद भी हुआ था कि भाई ये खेल मैदान की जमीन नहीं है तो इस पे क्यों अस्पताल की जमीन है और विद्यालय की जमीन पे है तो इस पे खेल मैदान क्यों बनाया जा रहा है। भविष्य में एएनएम सेंटर आएगा, चाहे कोई विद्यालय खोलने की बात आएगी तो हमारे पास जमीन नहीं रहेगा। और जिलाधिकारी ने जांच करके अपनी जांच आख्या शासन को प्रेषित कर दी।
देखिए, बोकारो में अपराध नियंत्रण और आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा है कि अपराधियों ने चोरी का तरीका बदल दिया है, इसीलिए पुलिस अपनी जांच का तरीका भी बदलेगी। श्रावणी मेला और जगन्नाथ रथ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान रूट व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती और बड़े वाहनों के प्रवेश पर विशेष निगरानी रहेगी। तो वहीं एसपी ने यह बताया है कि जिले में अपराध की घटनाओं में कमी आई है और अपराधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मीटिंग को लेकर अभी चूंकि श्रावणी मेला सामने है, तो मेन श्रावणी मेला को लेकर सभी को बताया गया कि हमारे जिला में 2-3 जो कावड़िया के रूट है, दामोदर नदी से लोग पानी उठाते हैं और लेके जाते हैं, तो कावड़िया को लेकर किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, असुविधा नहीं हो, इसको लेकर विशेष निर्देश दिया गया है कि उसमें नो एंट्री का टाइम जो हो हम लोग का पहले से चला आता है, उसको हम ढंग से मॉनिटर करेंगे। उस समय बड़े वाहनों का भी प्रवेश नहीं रहे और छोटे वाहनों का जो भी मूवमेंट रहे उसको भी एकदम मॉनिटरिंग तरीके से रहे, ताकि कावड़ियों को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो। जहाँ पर मंदिर वगैरह है, पूजा के लिए लोग जाते हैं सोमवार को या फिर अन्य दिन भी, वहां पर विशेष रूप से हम लोग बात सब थाना प्रभारी को बोले हैं कि मंदिर प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित करे और मंदिर के बाहर और अंदर कैमरा जरूर लगवा ले बात करके, ताकि कोई छिनतई या चेन स्नैचिंग जैसी घटना भी नहीं हो, लोग अच्छे से पूजा कर सके। बाकी पर्याप्त बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, सभी जगह कोई इश्यू नहीं हो। साथ ही भी 16 तारीख को रथ यात्रा का भी कुछ जगह है, तो रथ यात्रा को लेकर भी निर्देश दिया गया है, बलों की प्रतिनियुक्ति किया गया है। बाकी जो अन्य निर्देश है, सभी जगह जितना अड्डेबाजी की जगह है, जहां पर लोग जुआड़ी या नशेड़ी लोग घूमता रहता है, वहां पर एकदम सख्ती से कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। जो रक्षक राइडर्स और फुट पेट्रोलिंग वाला जो अभियान है उसको और गहनता से करने के लिए बोला गया है, ताकि अपराध में काफी कमी आई है और वो नियंत्रित हो। और अगली खबर आपको पंजाब के मानसा से बता रहे हैं। यहां कस्बा बरेटा में अकाली दल के नेता कला जोबंधा पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर डाली है। बताया यह जा रहा है कि गोली नेता के पेट में लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त वो अपनी दुकान पर मौजूद थे, तभी अचानक हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हमलावरों की तलाश जारी है। ਇੱਥੋਂ ਆ ਪੰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੈਂਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵੰਦੇ ਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਉਹ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੀੜੀ ਗਲੀ ਟੱਪਿਆ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਲੈ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7:20 ਤੇ 25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਇਹਦੀ 78 ਨੰਬਰ ਬਰੇਟੇ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਥਾਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਬਟਲਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ DMC ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਫੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, SHO ਸਾਰੇ ਤੇ CA ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। 14 करोड़ की चोरी की खबर फर्जी है, ये बात गोविंद देवगिरी ने दोहराई है और इस बात का जिक्र किया है कि 14 करोड़ की चोरी की खबर जो अब तक आप सुन रहे थे वो फर्जी है और लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। तो ये बड़ा बयान और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है गोविंद देव, उनका ये बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है कि लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है। 14 करोड़ की चोरी की खबर जो आप तक पहुंच रही थी, उस बात को उन्होंने फर्जी करार दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त, जहां गोविंद देवगिरी ने इस बात का जिक्र किया है कि 14 करोड़ की चोरी की खबर फर्जी है और लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है।
तो देखिए ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव का बड़ा बयान आया है इस वक्त। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि लगभग 3 करोड़ की चोरी हुई है, लगभग 3 करोड़ की चोरी का जिक्र किया है उन्होंने, और इस बात को लेकर भी कहा है कि 14 करोड़ की चोरी की खबर फर्जी है। बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है, कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। जहां तक मेरा आकलन है ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नीरज, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए इस बड़े बयान के बाद जाहिर है कि चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए प्रगति, गोविंद गिरी महाराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी हैं और इन्होंने साफ कहा कि जो चोरी हुई है मंदिर में ये करीब 3 करोड़ के आसपास की है, और जो आंकड़े मीडिया में चल रहे हैं 14 करोड़ के, वो पूरी तरह से भ्रामक हैं, गलत है। लेकिन 3 करोड़ की चोरी उन्होंने मानी है, और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एसबीआई को खुद अपने स्ट्रक्चर्स रखने चाहिए थे और अनुशासन का पालन करना चाहिए था, और मीडिया में जो गबन के आंकड़े चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, 14 करोड़ बिल्कुल नहीं है उनका कहना है, और अनुमान उन्होंने कहा है कि ये रकम करीब 3 करोड़ रुपए होगी, ये उनका अनुमान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जब की तो जांच को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए नीरज? क्योंकि देखिए जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 3 करोड़ की चोरी हुई है, तो जांच को लेकर भी सवाल उठेंगे कि जांच अब तक कहां तक पहुंच पाई है, किस तरीके से चीजें हो रही है, क्योंकि 14 करोड़ की चोरी तो फर्जी बता दी उन्होंने। बिल्कुल, देखिए जांच को लेकर इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जांच चल रही है इस पूरे मामले में। चंपत राय, अनिल मिश्रा, इनका इस्तीफा हो गया है, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन जो भ्रामक खबरें चल रही हैं उस पर उन्होंने विराम लगाने की फिलहाल कोशिश की है, और कहा है कि मात्र 3 करोड़ की चोरी हुई है। जो मात्र 3 करोड़ की चोरी इनके अंदाज से, बाकी कितने की चोरी हुई है ये अभी साफ नहीं हो सका, कोई आंकड़े इनके पास स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि 3 करोड़ के आसपास की ये चोरी हुई है, और 14 करोड़ के जो आंकड़े चल रहे हैं वो फिलहाल गलत है, भ्रामक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए नीरज आपका। चलिए एक बार फिर से आपको गोविंद देवगिरी का वो बयान सुना देते हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा है, बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है, कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ हैं। जहां तक मेरा आकलन है ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है, लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का, जहां शामली में चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। बता दें, महिला से चेन लूट की वारदात के बाद पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में एक आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से लूटी गई सोने की चेन, तमंचा और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। तो वहीं आरोपी का एक साथी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 2026 को प्रातः लगभग 13 जुलाई 2026 को प्रातः लगभग 7:30-8 बजे के आसपास एक महिला अंजलि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी। स्कूल छोड़ के जब वापस आ रही थी तो 2 मोटरसाइकिल चालकों द्वारा उसकी गले में पहने हुए चैन को लूटा गया एवं वह मोटरसाइकिल वहां से फरार हो गए। इसी क्रम में तत्कालीन थाना कोतवाली की 2 टीमों का एवं स्वाट टीम का गठन पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया। ये टीमें लगातार घटना के तत्काल बाद से ही उनकी तलाश कर रही थी। दिनांक 13/14 की रात्रि को ही एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति सवार आते दिखाई पड़े जो संदिग्ध थे। पुलिस द्वारा जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। जब घायल व्यक्ति से पूछताछ की गई तो स्पष्ट हो उसका नाम फईम उर्फ छोला है, जो खालापा जनपद मुजफ्फरनगर का है। इसके कब्जे से मोटरसाइकिल जो घटना प्रयोग हुई थी वो लूटी हुई सोने की चैन, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस साथ बरामद हुआ।
जब इसके दूसरे साथी के बारे में पता किया गया तो स्पष्ट हुआ कि उसका नाम आदिल फदनान है, वो भी खालापा जनपद मुजफ्फरनगर का है। इसमें जो फहीम है, इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे पूर्व से पंजीकृत हैं एवं दूसरे की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। थाना भवन से फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें, घनी आबादी के बीच हुई फायरिंग और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। पीड़ित की तहरीर पर 7 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं, जबकि आरोपियों की तलाश जारी है। तो वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।